और ये बात टर्की को समझना चाहिए। दुनिया में कुछ लोगों को गलतफहमी हो जाता है कि साइप्रस क्षेत्रफल के लिहाज से, एरिया के लिहाज से बेहद छोटा है। वहां पर जाकर एक ऐसा देश जो दुनिया की चौथी बड़ी सैन्य शक्ति है। बहुत सीधी सी कहावत है, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। ये बात शायद टर्की वाले चचा एर्दोआन साहब को समझ आई नहीं आई, ये इनकी समझ पे छोड़ते हैं। लेकिन समझ क्यों आना चाहिए? समझ आना चाहिए इसलिए क्योंकि आज तुर्की में एक ही तस्वीर चर्चा का विषय होगी, वो है ये तस्वीरें। आपको पता है नरेंद्र मोदी साइप्रस के दौरे पर हैं। आखिर इन तस्वीरों में वो कौन सा राज है, वो कौन सी कहानी है जिससे तुर्की परेशान है, जिससे एर्दोआन के रातों की नींद गायब हो सकती है। और ये बात मिर्ची की तरह तीखी लग सकती है टर्की को, क्योंकि उसे लग सकता है कि भारत आखिर ऐसा कर कैसे सकता है। बिल्कुल कर सकता है। अगर आपको कश्मीर की याद आती रहेगी, आपको पाकिस्तान की याद आती रहेगी, तो आप यकीन करिए भारत अगर ग्रीस से लेकर साइप्रस तक याद करने लगा तो तुर्की के लिए परेशानी हो जाएगी। जहां तक सवाल तुर्की का है तो हमें तुर्की से न डर लगता है, न हमें घबराने की जरूरत है। आपकी हैसियत हमारी नजरों में उतनी ही है जितनी पाकिस्तान की है। हम पाकिस्तान की जितनी हैसियत समझते हैं उतनी ही हैसियत टर्की की भी है, और ये बात टर्की को समझना चाहिए। दुनिया में कुछ लोगों को गलतफहमी हो जाता है, यूरोप के भी बहुत सारे देशों को है, इवन अमेरिका को भी है, कि आज के दौर में भी 21वीं सदी के भारत को भी ब्लैकमेल किया जा सकता है। आप यकीन करें, जब मौजूदा सरकार में बैठे लोग विदेश मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक ये कहते हैं कि आज का भारत आंखों में आंखें डालकर बात करेगा, इसका सीधा मतलब है आप हमें सम्मान देंगे, बदले में सम्मान मिलेगा। अगर आप हमारे मुल्क का अपमान करेंगे तो यकीन करें आपका वो हश्र होगा कि फिर आप मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे। ये तस्वीरें इंटरनेट पे छाई हुई हैं, लोग इसका तरह तरह से आकलन कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। उस पूरी कहानी पर भी आएंगे, साथ में कुछ लोगों की उस समझ पर भी बात कर लेते हैं जो लंबे समय तक इस देश में पत्रकारिता करते रहे, लंबे समय तक पत्रकारिता करने की चाह रखने वाले छात्रों की नजर में बड़े बनते रहे और सच में एक वक्त में टेलीविजन का चेहरा रहे। ऐसे लोग जिनको ये समझ में नहीं आता कि हर विदेश दौरे का एक अपना महत्व होता है। कूटनीति में कोई भी देश छोटा या बड़ा नहीं होता है, और जैसा हम हमेशा कहते हैं कि डिप्लोमेसी में कोई भी दोस्त परमानेंट नहीं होता और कोई दुश्मन भी परमानेंट नहीं होता। पुराने पत्रकार हैं, सीनियर पत्रकार हैं, आजकल यूट्यूबर हो गए हैं। साइप्रस दौरे को लेकर उन्होंने कहा था, गुड मॉर्निंग, अब साइप्रस से मिलते हैं। आबादी दिल्ली के एक मोहल्ले के बराबर और कुल क्षेत्रफल अहमदाबाद के बराबर। ये बात बिल्कुल सही है। ये बात बिल्कुल सही है कि साइप्रस क्षेत्रफल के लिहाज से, एरिया के लिहाज से बेहद छोटा है और आबादी के लिहाज से भी बेहद छोटा है। लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। साइप्रस की भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी ही है कि आप उसको यूरोप का गेटवे कह सकते हैं। साइप्रस की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि आपको यह लगेगा ये एक छोटा सा द्वीप, ये है साइप्रस और ये है टर्की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी साइप्रस गए और यहीं के दौरे पर हैं, और यह दौरा ऐसा है कि टर्की के लिए बहुत सारी परेशानी, बहुत सारी कहानी लेकर के आ गया है। और हम ये आपसे कह रहे हैं कि इस बात पर अंकारा बेहद नाराज हो सकता है। हालांकि उसकी नाराजगी या खुशी से हमें बहुत कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमने आपसे कहा कि दुनिया के जिन देशों को अगर चिंता कश्मीर की होगी, दुनिया के कुछ देशों को भारत में मानवाधिकारों की चिंता होगी, दुनिया के कुछ देश अगर पाकिस्तान को ड्रोन, लड़ाकू विमान और हथियार इसलिए देंगे कि वो भारत से लड़ सके, तो आप यकीन करिए भारत को भी दुनिया के उन तमाम देशों की दुखती नस, दुखती रग का पता है। साइप्रस टर्की के उसी दुखती रग का नाम है जहां पर अब भारत ने हाथ रख दिया है। और ये हाथ रखने का मतलब कि आपकी दुख वाली नस हमारी पकड़ में है। साइप्रस के करीब करीब 30 से 35% हिस्से पर टर्की का अवैध कब्जा है और ये कब्जा 1970 से बना हुआ है। इसको लेकर लगातार साइप्रस यूनाइटेड नेशन से लेकर दुनिया के अलग अलग मंचों पर अपनी आवाज उठाता रहा है। ऐसे समय में जब भारत जैसा देश का प्रधानमंत्री वहां पर जाकर, एक ऐसा देश जो दुनिया की चौथी बड़ी सैन्य शक्ति है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है, उस देश का प्रधानमंत्री जब जाकर साइप्रस वाले हिस्से में, उस हिस्से में तस्वीरें खिंचाता है, वो हम फोटोज आपको दिखाएंगे। उस तक आने से पहले जरा ये सब देख लीजिए, याद करने के लिए कि तुर्की जिस समय ऑपरेशन सिंदूर भारत ऑपरेट कर रहा था, ऑपरेशन सिंदूर याद रहे अब भी जारी है, बस थोड़े समय के लिए उसमें पॉज लगा है।
आपको याद होगा कि पाकिस्तान को टर्की ड्रोन सप्लाई कर रहा था, टर्की से प्लेन भर भर के हथियार आ रहे थे, और जो पाकिस्तान ने हम पर अटैक किया, ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर के पंजाब, राजस्थान और गुजरात के जो बॉर्डर का इलाका है, जो एलओसी का इलाका है, उस तक जो हमले हुए, वो सारे ड्रोन्स, जो अधिकतर ड्रोन्स थे, वो टर्की से मंगाए गए ड्रोन्स थे। और उन ड्रोन्स का हमने क्या हाल किया, ये भी दुनिया ने देखा। लेकिन टर्की खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में आया। आप किसकी साइड चुनते हैं, किसके साथ रहते हैं, इस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन फिर हम कौन सा साइड चुनेंगे, हम किस तरफ होंगे, इसको भी आप नियंत्रित नहीं कर सकते। और यही बात टर्की को इशारों में समझाने की जरूरत की गई है भारत की तरफ से। देखिए, समझदार के लिए इशारा काफी है। अब सवाल है कि ये बात अंकारा को, टर्की को, या फिर यूं कहें एर्दोआन साहब को कितनी समझ में आती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। उस द्विपक्षीय वार्ता के दौरान जो कुछ साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा है, वो सुनने और समझने वाली बात है। जिसमें पहली बात उन्होंने ये कहा है, साइप्रस प्रॉब्लम इज द ऑक्यूपेशन ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस बाय टर्की सिंस 1974। उन्होंने ये कहा कि मैंने, जो साइप्रस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस प्रॉब्लम से अवगत कराया है, वो वाला साइप्रस का हिस्सा जिस पर टर्की का 1974 के बाद से अवैध कब्जा है। जैसे दुनिया के कुछ देश जाके पाकिस्तान या उसके समर्थन में ये बताते हैं कि देखिए जी, भारत ने कश्मीर पर अवैध कब्जा, या जो भी कहानी बताते हैं, सेम वही कहानी यहां बताया गया है। किनके द्वारा? जो साइप्रस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री से कहा है। अब इस मामले में तकलीफ किसको होगी? तकलीफ होगी एर्दोआन को, टर्की को, क्योंकि फिर वो कहेंगे आप हमारे इंटरनल मैटर में मत घुसिए। तो फिर उनको समझाया जाएगा कि भाई साहब, आप अगर कश्मीर पर ज्ञान दे सकते हैं तो फिर भारत को साइप्रस पर बात करनी पड़ेगी। फिर भारत को वैश्विक मंचों से बार बार साइप्रस के हक की आवाज उठानी पड़ेगी। इसीलिए आपको मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि शीशे का घर है तो पत्थर मत फेंकिए। ये बात एर्दोआन साहब को, टर्की को समझनी पड़ेगी। इसके बाद जो वहां के राष्ट्रपति हैं साइप्रस के, उन्होंने कहा वी हैव जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन कैन बी गेटवे ऑफ यूरोप फॉर इंडिया। हमारी जो जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है, जो वर्ल्ड मैप पर हमारी भौगोलिक स्थिति है, वो रणनीति के हिसाब से, सामरिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। हम भारत के लिए यूरोप का गेटवे हो सकते हैं। और अगली लाइन उन्होंने ये भी कहा है कि साइप्रस प्रॉब्लम और टर्किश ऑक्यूपेशन ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस मेंशन सेल्फ डिटरमिनेशन एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात कही गई है। प्रधानमंत्री से साइप्रस के राष्ट्रपति ने ये सब बातें कही हैं कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे मामले से अवगत कराया है। एक ताकतवर देश का प्रधानमंत्री साइप्रस गए, भारत, और वहां के साइप्रस के राष्ट्रपति ने वो सारे मामले खोल करके रख दिए। ये बात अपने आप में ये बताता है कि दुनिया की जो तमाम जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो लगातार बदल रहा है, जिसको आप वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, उस वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की क्या स्थिति है, भारत कहां खड़ा होता है, वो इस बात से समझ लीजिए कि साइप्रस देश चाहे छोटा हो, लेकिन उस देश का राष्ट्रपति खुद एयरपोर्ट तक गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए। और साथ ही वो ये कह रहा है, मैंने प्रधानमंत्री से ये जो अवैध कब्जा है टर्की का, उस पूरे मामले से मैंने प्रधानमंत्री को अवगत कराया है। और अब वो कहानी जिसमें भारत ने बगैर कुछ बोले, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना कुछ कहे, जिसमें टर्की को इशारों में जवाब दे दिया है कि कायदे में रहेंगे, फायदे में रहेंगे। ये तस्वीरें जो आपको दिखाई दे रही हैं, और इसके बैकग्राउंड में एक तस्वीर, झंडा दिखाई दे रहा होगा, ये जो ऑक्यूपेशन है, ये टर्की का ऑक्यूपेशन का हिस्सा है, जिस हिस्से को यहां से प्रधानमंत्री देख रहे हैं और साइप्रस के राष्ट्रपति उनको दिखा रहे हैं। जो विजुअल्स भी आपके स्क्रीन पे चल रहा है, ये वो इलाका है, वहां से वो इलाका शुरू हो जाता है जहां से 1974 से टर्की का अवैध कब्जा है। वो पूरा इलाका साइप्रस के कुल क्षेत्रफल का 36 से 37% पूरा जो है वो टर्की के नियंत्रण में है। साइप्रस का कुल क्षेत्रफल 9,251 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से करीब करीब 3,355 वर्ग किलोमीटर, लगभग 1/3 साइप्रस जो है वो तुर्की के समर्थन में है। मतलब तुर्की के, एक तरह से वहां तुर्की की सेना ने एक तरह का कब्जा बना करके रखा हुआ है।
1974 में संयुक्त राष्ट्र ने एक व्यवस्था वहां पर दी कि एक पूरे इलाके को बफर जोन घोषित कर दिया गया, जिस इलाके को ग्रीन लाइन कहा गया। यानी ग्रीन लाइन ही मौजूदा साइप्रस जहां पर प्रधानमंत्री गए हुए हैं, और जो टर्की अधिकृत जो कब्जाया हुआ वाला हिस्सा है, ग्रीन लाइन ही उसको अलग करता है। और ग्रीन लाइन से उधर वाला हिस्सा यानी कि जो टर्की के कब्जे वाला हिस्सा है, वही इस विजुअल में जो हमने आपको दिखाया, खुद साइप्रस के राष्ट्रपति ले जा करके वहां दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि भाई साहब यही वाला इलाका जो है काफी लंबे समय से तुर्की के कब्जे में है। एक और तस्वीर देखिए, मैंने बार बार आपसे अपने वीडियोस में कहा है कि डिप्लोमेसी में तस्वीरों का बड़ा महत्व होता है। कौन कहाँ है, कौन किस तरह से खड़ा है, इन सब चीजों का महत्व है। कौन सा प्रधानमंत्री अपने साथ किस तरह के लोगों को लेकर के जा रहे हैं, किस विदेश यात्रा पर, इसमें बड़ा महत्व है। और इसीलिए आपको इस तस्वीर को समझना जरूरी है कि इस तस्वीर में भी कुछ कहानी है। कहानी है कि आपको यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं और यहाँ दिखाई दे रहे हैं विदेश मंत्री जयशंकर। इसके अलावा आप प्रधानमंत्री के दाईं तरफ देख रहे हैं एनएसए डोभाल खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि किसी विदेश यात्रा पर एक साथ जो हमारे विदेश मंत्री हैं और एनएसए हैं पहली बार गए हो, नहीं। लगभग हर दौरे पर जहां भी द्विपक्षीय संबंधों की बात होती है, दो देशों की बात होती है, प्रधानमंत्री के साथ एनएसए और विदेश मंत्री जाते ही जाते हैं। लेकिन आप यहां मत भूलिए कि यह दौरा ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद का वो दौरा है जिसमें प्रधानमंत्री कहां जाते हैं, जाने के लिए चुना जाता है साइप्रस। साइप्रस वो जो तुर्की की दुखती रग है, मैंने आपको बताया कि दुखती रग क्यों है। अब वहां भी ऑपरेशन सिंदूर को, जिसमें बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर का पूरा खाका जिनके दिमाग में था और जिन्होंने ऐन मौके पे पाकिस्तान के अंदर टारगेट्स बदल दिए थे, एनएसए डोभाल। अब डोभाल भी जब उस यात्रा पर हैं तो आप यकीन करिए कि जब कोई गुप्तचर जो कभी एनएसए, आजकल एनएसए की ड्यूटी पर हैं, ऐसे ही पुतिन कभी गुप्तचर हुआ करते थे केजीबी में, आजकल राष्ट्रपति हैं रशिया के। तो जब भी कोई इस तरह का आदमी जो कभी जासूसी कर रहा हो और बाद में देश के बड़े संस्थानों में बड़े अधिकारों के साथ रहा हो, तो लोग फिर उसका आकलन, उसकी यात्राओं का आकलन अलग तरीके से करते हैं। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि यह तस्वीर एर्दोआन के लिए, टर्की के लिए बेहद डराने वाली है। अब मुझे लगता है कि उन लोगों को भी जवाब मिल गया होगा जिन लोगों को इस बात की चिंता थी कि साइप्रस क्यों जा रहे हैं, साइप्रस क्यों जा रहे हैं। तो साइप्रस क्यों जा रहे हैं, इसके लिए बहुत सामान्य सी बात है। पढ़ना लिखना शुरू करिए, ज्ञान का अर्जन करना शुरू करिए, समझ में आ जाएगा। आज के दौर में जो लोग यहाँ दिल्ली में बैठे हैं, जो चुनी हुई सरकार है, यहाँ के बैठे प्रधानमंत्री कोई भी विदेश यात्रा यूं ही नहीं करते हैं। उन विदेश यात्राओं के पीछे कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो शायद अगर आप अध्ययन करें तो आपको भी पता लग जाएगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही आपको क्या लगता है कि साइप्रस वाली कहानी के बाद टर्की के रुख में कोई बदलाव आएगा या नहीं आएगा, या भारत को अब उस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा जैसे हमने आर्मेनिया को ब्रह्मोस बेचे हैं, हमने फिलीपींस को ब्रह्मोस बेचे हैं। तो क्या वो समय आ गया है कि भारत ग्रीस और साइप्रस जैसे देशों को अपने हथियार बेचने शुरू कर दे?